A very good morning to all my dear students. This is the lecture number first for the chapter Structure of Atom. So today we are going to start the third chapter in the chemistry, and these three chapters are coming in your half yearly exams. So whenever half yearly exam will be there, you will get the notice. So this is the last chapter for your half yearly syllabus. So in structure of atom, today we are going to discuss some basic atomic models. Some of the topics are included in your syllabus and some are not there. So in the next slide, I will tell you that which topics are there according to the reduced syllabus. So take your copy and pen and start studying. So students, please pay attention. The reduced syllabus for the chapter atomic structure is Bohr's model and its limitation, acceleration of शेल्स एंड सबशेल्स, शेल्स और सबशेल्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है. डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट, मैटर यानी द्रव्य और लाइट यानी प्रकाश का डुअल नेचर, आपको उनके दो नेचर होते हैं, आप पढ़ोगे द्वैत प्रकृति होता है, दैट इज इन योर सिलेबस. डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली का संबंध है, रिलेशन है, सब कुछ आपके इसमें कैलकुलेशंस है, न्यूमेरिकल्स हैं, दे आर वेरी सिंपल. नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हिजनबर्ग, हेजनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है. देन एक्सेलरेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, डिटेल स्टडी आपको पढ़नी है ऑर्बिटल्स के बारे में. क्वांटम नंबर्स है, इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है क्वांटम नंबर्स. नेक्स्ट है शेप्स ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स, एस पी और डी ऑर्बिटल्स की आकृतियों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है. फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल अफबाउ प्रिंसिपल, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है ऑर्बिटल में अफबाउ प्रिंसिपल से, हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम है, एंड हुंड्स प्रिंसिपल, ये आपका हुंड का नियम है. दे आर वेरी सिंपल, कैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में भरते हो, कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं. जब आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ोगे तो ये एप्लीकेशन पार्ट में आएगा. एंड द लास्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, कि किस तरीके से अर्धभारित और पूर्ण भारित कक्षकों का किस तरीके से स्टेबिलिटी होता है, उनका कैसे स्थायित्व होता है, क्या उनका इंपॉर्टेंस है, ये आप पढ़ोगे. सो दीज टॉपिक्स आर इंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस, सो काइंडली पे अटेंशन. So students, let us begin our lecture. Though you know that in your syllabus Bohr atomic model is there, but some very important concepts are regarding before Bohr concept. Bohr concept जो atomic model के लिए था, उससे पहले बहुत सारे concept ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए, रिवीजन आपको होना चाहिए. और सेकेंडली, अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी भी करोगे तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आती हैं. सो आई कैन नॉट स्किप ऑल द टॉपिक्स, और मैं डायरेक्ट बोहर पे नहीं स्टार्ट करूँगी. पहले जो भी उसके पहले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, बेसिक चीज़ें आप उसको देख लो. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स. व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आपने पढ़ा है क्लास 10th में कि डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था कि एटम जो है वो डिवाइजेबल नहीं है, वो डिवाइड नहीं हो सकते. लेकिन आगे चल के जब साइंटिस्ट लोगों ने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी खोज की, तो उन्होंने कहा कि नो, एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ओके, सो व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स? पार्टिकल्स दैट आर स्मॉलर देन द एटम आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स. दैट मीन्स एटम जो है और भी उससे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. So how many types of subatomic particles are there? Let us see. First subatomic particle is electron, second is proton, and third is neutron. So electron is represented by E negative. Electrons are always negatively charged. प्रोटॉन को आप स्मॉल p और पॉजिटिव लिखोगे, प्रोटॉन इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज, एंड न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n एंड इट इज न्यूट्रल इन नेचर. लोकेशन देख लेते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है सर्कुलर पाथ में ये न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, दे आर लोकेटेड इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड. प्रोटॉन आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, एंड न्यूट्रॉन इज ऑल्सो फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस. एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, दे आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन. चार्ज आपको पता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल यानी जीरो चार्ज होता है. लेट अस मूव ऑन फॉर द रिलेटिव मास. रिलेटिव मास एटॉमिक मास यूनिट में है, ये आप इसकी वैल्यू को देख लीजिएगा. इलेक्ट्रॉन इज 1/1840 मीन्स अप्रॉक्स 0.
proton is having the relative mass in AMU1 and neutron is also having the relative mass equal to 1 AMU. Now it is very important, actual mass ग्राम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आप देखो 9.11 into 10 to power minus 28 is the actual mass of electron in gram. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो एक्चुअल मास होता है ग्राम में, दे आर सेम, दैट इज 1.67 into 10 to power minus 24. So these were the very important small things that can be asked in your any competitive exam. So I cannot skip this topic. हम लास्ट में बोहर मॉडल स्टार्ट करेंगे. मैं शॉर्ट में जितने भी उसके पहले फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, कॉन्सेप्ट है, आई विल टीच यू ऑल. सो बी वेरी केयरफुल, टेक योर कॉपी एंड पेन एंड स्टार्ट स्टडिंग. So students, let us move on for the next topic, that is the discovery of electron cathode rays. Cathode rays हमेशा negative charge particle से मिलके बनी है, that are electrons. इसकी खोज, इसको डिस्कवर किसने किया था? जे थॉमसन ने. ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया हुआ है और ये आप देखो कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें. ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है, ये ग्लास की एक चौड़ी लंबी ट्यूब है और आप देख सकते हो यहाँ पे मेटल के दो पीसेस लिए गए हैं, एक को एनोड से कनेक्ट किया गया है, एक को कैथोड से कनेक्ट किया गया है और फिर रेगुलेट करने के लिए, प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए वैक्यूम पंप लिया गया है और इन सब को कैथोड और एनोड को किससे कनेक्ट किया गया है? हाई वोल्टेज जनरेटर से कनेक्ट किया गया है. तो इससे क्या होगा, ये जो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें आपने देखा कि मेटल के दो पीसेस लिए हैं, उनको आपने इलेक्ट्रोड के फॉर्म में कनेक्ट किया है और आपको पता है कि ये जो है वैक्यूम पंप से भी कनेक्टेड है. ध्यान से अब आप देखो कि जो प्रेशर है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का जो प्रेशर है वो बहुत कम रखा गया है, दैट इज 0.01 mm ऑफ Hg. बहुत कम प्रेशर रखा गया है. क्यों कम प्रेशर रखा गया है? क्योंकि जो हम इसमें गैस फिल करेंगे, अगर प्रेशर हम कम करेंगे तो गैस की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आ जाएंगे. तो अब आप ये देख रहे हो कि कौन से प्रेशर पे अप्लाई किया जा रहा है, मेटल्स लिया जा रहा है. तो ये जब साइंटिस्ट जब खोज करते तो ऑटोमेटिकली नहीं होता था. बहुत बार वो एक्सपेरिमेंट करते थे, बहुत बार एक्सपेरिमेंट फेलियर होता था, बहुत बार नहीं आता था. तो जिस पर्टिकुलर कंडीशन पे उनका जो डिजायर्ड रिजल्ट था आया, उन्होंने रिपोर्ट किया. तो अब आप ऐसे मत सोचो कि एक बार में ही इन्होंने 0.01 mm प्रेशर जो है Hg का लगाया तो ये रेज जनरेट हुई, ऐसा नहीं था. बहुत बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया, फेलियर हुए, फिर किया, फिर उन्होंने, और जिस भी पर्टिकुलर कंडीशन पे रिजल्ट परफेक्ट आया उन्होंने उसको रिपोर्ट किया. तो अब हम जब इसके कैथोड रेस को हम स्टडी करेंगे तो जब हमें क्या अप्लाई करना है? हाई वोल्टेज अप्लाई करना है. ठीक है, हाई वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे कहाँ पे? इलेक्ट्रोड्स के बीच में. तो आप देखोगे कि कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज है, उसमें देखा उन्होंने कि कैथोड से एनोड की तरफ स्ट्रेट लाइन में कुछ इनविजिबल रेजेस जो हैं वो इमिटेड हो रहे हैं. कहाँ से? कैथोड से एनोड की तरफ. क्योंकि कैथोड जो है नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो कैथोड से जो रेज निकलेंगी दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दे विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे जाएंगी. यानी कि वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं और कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बना, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स. So let us move on further students. आपने पढ़ा कैथोड रेस के बारे में. नाउ वी विल स्टडी रिगार्डिंग कैनाल रेज या एनोड रेस, जो कि प्रोटॉन, मतलब कैनाल रेज और एनोड रेस किस पार्टिकल से मिलके बनी है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दैट इज प्रोटॉन. और इसकी खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने 1886 में. सेम वैसे ही एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, कुछ कंडीशंस डिफरेंट थे और उन्होंने यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि कैथोड में परफोरेटेड कैथोड्स लिया, ऐसे कैथोड लिए जिसमें कि स्मॉल पोर्स हों, छेद हों उसमें. और सेम कंडीशन था, लेकिन आप ये देख सकते हो किस तरीके से दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं, उसको किस तरीके से हाई वोल्टेज जनरेटर से कनेक्ट किया गया. वैक्यूम पंप भी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लिया गया और वो था. अब इसमें अंतर ये था कैथोड रेस और एनोड रेस में कि जो प्रेशर कैथोड रेस के कंडीशन में था वो बहुत कम था, 0.01 mmHg था. इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा लो जो है वो प्रेशर नहीं लिया गया और फिर वही कंडीशन अप्लाई की गई. देखा गया कि कुछ रेज जो हैं एनोड के, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही हैं, परफोरेटेड कैथोड की तरफ. एनोड इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इससे जो भी पार्टिकल्स जनरेट होंगे, जो भी रेज निकलेंगे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलके बने हैं, दैट आर कॉल्ड एज प्रोटॉन.
तो ये सारे जो पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं, पार्टिकल्स हैं, वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे और आप देख सकते हो रेड ग्लो जो है वो प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि रेड ग्लो क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि जब भी किसी भी मेटल के सरफेस पे, फ्लोरेसेंट मेटल के सरफेस पे आपने पढ़ा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब स्ट्राइक होता है तो वो ग्लो प्रोड्यूस करता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्लोरेसेंट मटेरियल। तो इसी तरह से आपने कैथोड रेस में भी देखा कि जैसे ही आपने देखा कि कैथोड से एनोड की तरफ जब रेज मूव हो रही थी तो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। सो यू कैन अंडरस्टैंड इजली दैट कैनाल और एनोड रेज जो है वो हमेशा एनोड से जनरेट होती हैं और एनोड से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रेस के फॉर्म में नेगेटिव की तरफ यानी कैथोड की तरफ मूव करते हैं। और इसका जस्ट उल्टा आप पढ़ लोगे जो आपने पढ़ा कैथोड रेज में, वहाँ पे कैथोड से एनोड की तरफ जो है वो रेज ट्रेवल करती हैं और वो रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी होती है। सो स्टूडेंट्स, आप जो लास्ट फंडामेंटल पार्टिकल है दैट इज न्यूट्रॉन, आप उसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज रखो। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हमेशा उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। इसकी खोज, इसकी डिस्कवर किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। तो इन्होंने क्या किया, बेरिलियम जैसी छोटे एटम को लिया, थिन शीट लिया बेरिलियम के एटम की, और उस पर किसका बम्बार्डमेंट या बम्बार्डेड जो है इसका मतलब होता है अटैक करना, ठीक है। थिन बेरिलियम की शीट ली और उस पर किसका अटैक करवाया? स्लो मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। अब मैंने बताया है कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड इट इज इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियाई। तो थिन बेरिलियम की शीट ली इन्होंने और उस पर किसका बम्बार्डमेंट किया? स्लो मूविंग अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया। तो हमें क्या मिला? न्यूट्रल रे वॉज एमिटेड। कैथोड रेज आपने पढ़ा, एनोड रेज में पढ़ा आपने, तो पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी। न्यूट्रल रेज जब एमिटेड हुई दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन। ओके, तो आप देखो बेरिलियम है, उस पर जब स्लो मूविंग अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया गया, अटैक किया गया, तो आप देखो न्यूट्रॉन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 and 1। ये जो n है दैट इज द मास एंड 0 इज द एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रल रे जनरेट हुआ बेरिलियम और नेक्स्ट बोरॉन जैसे छोटे एटम पे जब स्लो मूविंग अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट किया गया, बम्बार्डेड किया गया, उसका अटैक किया गया, तो हमें न्यूट्रॉन मिला जो कि एक न्यूट्रल रे के फॉर्म में मिला। दैट वाज अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो जो जितने भी मैंने आपको बताए हैं आप उसके कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, उस पर अपना कमांड रखना, और आगे जो है अब आप पढ़ोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल, उसको आप डिटेल में पढ़ोगे। So students, let us begin with the different types of atomic models. Atomic models के different types, different scientists ने समय बीतने पे experiment किया, खोज किया, उसको हम पढ़ेंगे। आपके syllabus में बोहर मॉडल है, लेकिन आपको एक brief description सारे मॉडल के बारे में पता होना चाहिए because it is very important for you. तो सबसे पहले डाल्टन का मॉडल था, इट वाज बिलियार्ड बॉल मॉडल। उन्होंने ये कहा कि एटम इज स्फेरिकल, एटम जो है वो फर्दर डिवाइडेड नहीं हो सकता है। इट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट यू कैन सी दैट इज थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। अभी आप आगे पढ़ोगे, इट इज़ वेरी इजी। उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन से कंपेयर किया था एटम को। नेक्स्ट साइंटिस्ट वॉज रदरफोर्ड साइंटिस्ट, उन्होंने अपना मॉडल प्रेजेंट किया, उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी किया रदरफोर्ड ने। आप इसको आगे पढ़ोगे। नेक्स्ट इज बोहर मॉडल विच इज इन योर सिलेबस और इसको आप डिटेल में पढ़ोगे। बाकी सारे मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, बस शॉर्ट में बताऊंगी, बट बोहर मॉडल जो है अकॉर्डिंग टू योर रिड्यूस सिलेबस इट इज़ इन योर सिलेबस। एंड द लास्ट वन इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। आई विल टेल यू ऑल। सो आपके सिलेबस में बेसिकली बोहर मॉडल डिटेल में है, बट आई विल टेल यू द रेस्ट ऑफ द मॉडल ऑल्सो। So let us begin our first type of atomic model, that was the primary model for the atom. That was discovered by J.J. Thomson. उन्होंने 1904 में J.J. Thomson model of atom को proposed किया था। This model which was proposed by J.J. Thomson, it is also called as plum pudding model or raisin pudding model or watermelon मॉडल। ये बात ध्यान दीजिएगा, J.J. थॉमसन ने जो प्राइमरी मॉडल दिया था एटम के लिए, आप उसके 3 नाम आप जानो, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजन पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। सो ये तीनों जो हैं वो सेम मॉडल हैं J.J. थॉमसन के। तो इसमें आपने ये पढ़ा हुआ है, इट इज़ वेरी सिंपल। आप एटम के स्ट्रक्चर को वाटरमेलन से कंपेयर कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये बोला कि एटम का कैसा शेप है? स्फेरिकल है। एटम हैज़ गॉट अ स्फेरिकल शेप इन विच पॉजिटिवली
चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो ये पिंक एरिया आप देख रहे हो दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। और जो सीड्स हैं वाटरमेलन के दैट आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट, उनके अंदर जो हैं वो, जैसे आप देख सकते हो कि वाटरमेलन में जिस तरीके से सीड्स चिपके होते हैं, अंदर धंसे होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन होता है कि वो पॉजिटिव चार्ज में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इस मॉडल का सबसे इम्पॉर्टेंट ये एजम्पशन था कि जो मास था एटम का इट वाज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, ठीक है। और जो उन्होंने ये बताया कि टोटल जो पॉजिटिव चार्ज हैं एटम के इट इज़ जस्ट इक्वल टू द टोटल नेगेटिवली चार्ज, दैट्स व्हाई एटम इज न्यूट्रल। अब आप देखो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, ये पॉजिटिव चार्ज पिंक एरिया दिखा रहा है, दैट इज द स्फेरिकल पार्ट, और ये जो नेगेटिव दिखा रहा है दैट इज द वाटरमेलन सीड्स दैट आर इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल होंगे तभी एटम जो है वो न्यूट्रल है। दैट वाज द बेसिक कंसेप्शन ऑफ जे थॉमसन मॉडल। और इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, इन्होंने ये बताया कि मास जो एटम का है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर एटम, बट बाद में ये पाया गया कि एटम का जो मास होता है वो एक स्मॉल एरिया में सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, जो आगे आप मॉडल में पढ़ोगे। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझो कि जे थॉमसन के मॉडल को आप 3 मॉडल के नाम से जानते हो, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। और इसका बेसिक कंसेप्शन यही है कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एटम स्फेरिकल होता है और इलेक्ट्रॉन्स जस्ट सीड्स की तरह एम्बेडेड होते हैं। और यही इसका बेसिक कंसेप्शन। उन्होंने एटम के मास को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया, जिसके लिए आगे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट्स किया और उसको उन्होंने बताया। सो स्टूडेंट्स लेट अस मूव ऑन फर्दर। जे थॉमसन के बाद नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल किसका था? रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल था। और उन्होंने रदरफोर्ड ने 1911 में अपने एक्सपेरिमेंट को दिखाया कि किस तरीके से एटम के स्ट्रक्चर को हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम कैसे और इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था दैट वाज रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन अल्फा पार्टिकल्स पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो आप ये पढ़ भी चुके हो, लेकिन आप ये ध्यान से देख लो। ये देखो आप यहाँ पे दिख रहा है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम का एटम होता है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। अब ये आप देखो, ये जो स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है दैट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की क्या खासियत होती है, उनकी क्या उनका खासियत होती है कि ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो खुद डिसइंटीग्रेट होते हैं, खुद टूटते हैं। ओके, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के, हमें कोई भी बाहर से सोर्स नहीं देना पड़ता है, ये खुद डिसइंटीग्रेट होते हैं, मतलब टूटते हैं और अपने अंदर से रेस को निकालते हैं। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या लिया, ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जो कि अल्फा पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनको उन्होंने सोर्स बनाया। यानी कि इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डिसइंटीग्रेशन से हमको अल्फा पार्टिकल्स मिलेगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियाई। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स, इन्होंने जब इसमें से ऐसा कोई पार्टिकल लिया, ऐसा कोई सब्सटेंस लिया जिसमें कि हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स निकल सकते हैं, ठीक है, और उसको किस पे स्ट्राइक किया, उसको किस पे स्ट्राइक किया गया, थिन गोल्ड फॉइल पे। गोल्ड की एक पतली सी फॉइल ली गई, उसमें जो है अल्फा पार्टिकल्स को, बहुत हाई एनर्जेटिक्स होते हैं, एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा होती है अल्फा पार्टिकल्स की, उस पर उन्होंने बम्बार्डमेंट किया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आप देखो यहाँ पे जैसे ही ये इस पे स्ट्राइक करेगा अल्फा पार्टिकल, आप देख सकते हो कि ये सर्कुलर जो है वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। गोल्ड फॉइल के बाद एक सर्कुलर स्क्रीन लगी है, दैट इज मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड ZnS की कवरिंग होती है इसके अंदर, कि ZnS जो है वो एक फ्लोरेसेंट सब्सटेंस है। फ्लोरेसेंट मतलब कि अगर उसके सरफेस पे कोई भी चार्ज पार्टिकल टकराएगा तो वो चमक उत्पन्न करेगा, दैट विल प्रोड्यूस सम लाइट। तो अब आप देखो यहाँ पे जब इस पे से बहुत ज़्यादा तेज़ी से हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स जब गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक किए, तो आप देखो कि आपको दिख रहा होगा कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, कुछ जो है वो स्कैटर्ड हो रहे हैं और कुछ जो है वो वापस हो गए। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा और उन्होंने फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली, ताकि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे पड़ेगा तो वो जो है वो
किस डायरेक्शन में रेस जा रहा है वो चमक पैदा करेगा और उससे हम पता कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि टाइनी फ्लैश प्रोड्यूस हो रहा है, ये देखो यहाँ पे चमक हो रही है जैसे ही अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक कर रहा है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने देखा कि अब आप इस डायग्राम पे देखो बी पे कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे जो गोल्ड फॉइल से टकरा रहे थे, और जो उन्होंने क्या किए देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो अल्फा पार्टिकल के थे वो गोल्ड फॉइल में किसी भी तरह के बिना रुकावट के वो सीधे चले गए। आप देखो यहाँ पे ध्यान से पाथ ए में कि वो सीधे चले गए, जैसे गोल्ड फॉइल से टकराए वो अनडिफ्लेक्टेड रहे, वो उन पे कोई असर नहीं रहा। कुछ स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत कम फ्रैक्शन अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, छोटे एंगल से। ये आप देख सकते हो पाथ बी, सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्टेड मतलब अपने रास्ते से विचलित हो जाना, अपने रास्ते से डेविएट हो जाना। कुछ फ्रैक्शन जो था अल्फा पार्टिकल का जो कि बी से रिप्रेजेंट हो रहा है वो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गए, और बहुत ज़्यादा छोटे, बहुत कम जो अल्फा पार्टिकल्स थे, आप समझ जाओ कि 20,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल जो था वो बाउंस बैक हो गया, दैट इज पाथ सी, जो कि अपने जैसे वो आया वैसे ही वो वापस लौट गया, दैट इज द पाथ सी। सम अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक। तो आप ये देख सकते हो एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये बताया कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स था वो स्ट्रेट चले गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। कुछ पार्टिकल्स थे पाथ बी जो कि थोड़ा सा डेविएट हुए, डिफ्लेक्टेड हुए, और बहुत ज़्यादा कम ऐसे पार्टिकल्स थे, यानी कि 20,000 में से एक ऐसे थे जो कि बाउंस बैक हो गए। तो बेसिकली इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट ये किया उससे क्या कंक्लूड किया कि आपने देखा कि मैक्सिमम जो रेस थी वो सीधे चली गई बिना किसी डिफ्लेक्शन के। तो इससे ये कंक्लूड हुआ कि एटम में जो मोस्ट स्फीयर होता है, मोस्ट जो स्पेस होता है वो खाली है, एम्प्टी है, तभी वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। कुछ फ्यू पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए। क्यों हुए डिफ्लेक्ट? क्योंकि जो एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत स्मॉल एरिया में कंसंट्रेटेड होता है, दैट इज द न्यूक्लियस। आप बार बार पढ़ रहे हो कि न्यूक्लियस इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर होता है, इसीलिए कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए। ओके और आपको पता है कि जो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इट इज़ निग्लेजिबल। इट इज़, आप समझ जाओ कि इतना छोटा होता है कि अगर आप क्रिकेट का एक ग्राउंड को एज्यूम करो कि पूरा एक क्रिकेट का ग्राउंड है और उसके सेंटर में आप बॉल को रख दो, तो दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये सारे उन्होंने एजम्पशंस बताए और उन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत छोटे से एरिया में कंसंट्रेटेड है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, कहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं? अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस में बहुत हाई स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस, आपने बार बार पढ़ा है कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। बहुत सारे इन्होंने ड्रॉबैक्स थे, आपने पढ़े हैं कि इन्होंने स्टेबिलिटी नहीं बताया एटम का, इन्होंने एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नहीं बताया, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो डेटास थे वो इनकम्प्लीट थे। तो आगे जो है अब आप पढ़ोगे कि किस तरीके से नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था वो बोहर्स ने किया था और किस तरीके से उन्होंने और कंक्लूजन निकाला। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड एटॉमिक मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज इन योर सिलेबस ऑल्सो, डिटेल आपके सिलेबस में है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1913 में इन्होंने बोहर्स मॉडल को, एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया था। रदरफोर्ड ने बाकी इंफॉर्मेशंस तो दे दी थी, एटम के बारे में बता दिया, ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बताया। तो बोहर्स ने जो कंक्लूड किया, उन्होंने ये बताया कि ओके, द पॉजिटिव पार्ट जो एटम का बेसिक पॉजिटिव सेंटर होता है, दैट इज द न्यूक्लियस, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ में लगातार घूमते रहते हैं, बहुत तेज़ी, मतलब हाई स्पीड से ये घूमते रहते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे घूमते हैं। तो आपको ये पता है कि न्यूक्लियस इज द पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, और आप ये देख सकते हो कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और ये आप देखो के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल, यू ऑल नो दैट कि न्यूक्लियस के सबसे क्लोज में कौन सा शेल होता है? के शेल होता है, देन इट इज़ एल, देन इट इज़ एम एंड देन इट इज़ एन। मेन जो बोहर्स ने ये बताया कि उन्होंने ये एजम्पशन दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ पे मूव करते हैं?
फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, ये फिक्स्ड पाथ में जो घूम रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं, जिसमें कि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं जो कि रेडिएशन ना ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं ना ही एमिट कर सकते हैं। एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते हैं रेडिएशन को और एमिट भी नहीं कर सकते हैं। अब आप इस डायग्राम से समझो बेसिक चीज़ें कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये डिफरेंट शेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं। देखो आप न्यूक्लियस के सबसे जो क्लोज एनर्जी लेवल है n=1, देन n=2, देन n=3, n=4, n=5 एंड n=6। अभी आप इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आर दोज नंबर विच गिव्स द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो n है दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा मेन एनर्जी लेवल को बताता है कि अगर n की वैल्यू 1 है तो वो k शेल होगा, n की वैल्यू अगर 2 है तो वो l शेल होगा, n की वैल्यू अगर 3 है तो वो m शेल होगा, n की वैल्यू 4 है तो n होगा एंड सो ऑन। तो ये सारे जो हैं वो आपके ऑर्बिट्स को बता रहे हैं और n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आप ध्यान से देखो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो हैं सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पे दो फिनोमिनन दे रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और इमिशन ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो अपने लो लेवल से हाई लेवल में जाएगा। अब आप देख सकते हो इसको जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो किस एनर्जी लेवल पे था, n=2, और उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और n=5 वाले एनर्जी लेवल पे पहुंच गया। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जा सकते हैं जो कि न्यूक्लियस से दूर है। और इमिशन ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और इमिशन मतलब एनर्जी को निकालना, ओके। एनर्जी को अगर वो निकालेंगे, लूज करेंगे, तो वो अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे। सपोज आप इसको आप कंसल्ट करो, ग्रीन कलर से जो दिखा रहा है तो ग्रीन कलर से n=4 यानी एनर्जी लेवल 4 के बराबर है, ओके। और वो उसने एनर्जी लॉस किया और वो कौन से एनर्जी लेवल पे आ गया, n=1 पे। मीन्स इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लॉस की और वो और ज़्यादा न्यूक्लियस के नज़दीक आ गया। दिस वॉज द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब आप ये आगे इस स्लाइड में पढ़ोगे किस तरीके से इनके रेडियस आप मेंशन कर सकते हो, इनकी एनर्जीज आप मेंशन कर सकते हो। बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट है एंड इमिशन ऑफ एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा जो कि न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिशन कर रहा है एनर्जी का, यानी एनर्जी को लॉस कर रहा है, तो वो अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होगा। सो स्टूडेंट्स, लेट अस रिवाइज द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया है ये सिर्फ एक लैंग्वेज के फॉर्म में है। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स। These paths are called as stationary orbits. The orbits from which radiation is neither absorbed nor emitted is called stationary orbits. हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने सेपरेट PDF भी दिया है बच्चों, तो इसके लिए परेशान मत होना, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन्स नॉर लूजेज एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, लगातार घूम रहा है, तो वो ना तो एनर्जी को लूज करता है और ना ही एनर्जी को गेन करता है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब ये किसी भी तरीके से चेंज नहीं हो सकता। हाउएवर व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन और लूजेज एनर्जी टू जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब कर सकता है, मैंने बताया है, या तो एमिट कर सकता है वो और दूसरे एनर्जी लेवल में जा सकता है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी, ओके, लूज करेगा, इट मूव्स टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। जब एनर्जी लूज किया, इमिशन हुआ, तो वो न्यूक्लियस के पास आ गया। व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, गेन किया, इट रिमूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस।
नाउ यू हैव टू लर्न द रेडियस एंड डिफरेंट ऑर्बिट एनर्जीज. बहुत सिंपल है, सिर्फ ये फॉर्मूला रिलेटेड है. इन्होंने इसीलिए बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया एटम के बारे में, उन्होंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में और एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में भी. सो उन्होंने बोहर्स ने जो एटॉमिक मॉडल जो दिया था वो बेसिकली स्मॉल एटम के लिए था, हाइड्रोजन एटम के लिए था. ओके, सो रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. फर्स्ट ऑर्बिट मीन्स वेयर n इक्वल टू 1, जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है उसके लिए आप रेडियस कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला है Rn इक्वल टू n स्क्वायर a नॉट. सो a नॉट इक्वल टू, ये फिक्स्ड है 52.9 है. हम n इक्वल टू 1 के लिए निकाल लें फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है. सो 1 का आप स्क्वायर करोगे और 52.9 जो ये a है वो वैल्यू ऑलरेडी जो थी वो मेजर्ड थी. ओके, a0 इज द वैल्यू वॉज ऑलरेडी मेजर्ड. सो इस तरह से आप सबसे पहले ऑर्बिट के लिए निकाले. अगर n इक्वल टू 2 के लिए निकालोगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे और 52.9 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल बी द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए n की वैल्यू आप 3 रखोगे. सो 3 का स्क्वायर करोगे इंटू 52.9. सो a0 वॉज द, यू कैन से इट वॉज ऑलरेडी, ये कैलकुलेटेड वैल्यू थी, ऑलरेडी ये रिपोर्टेड वैल्यू थी. तो रेडियस का आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं, इट इज़ वेरी सिंपल. सिर्फ आप फॉर्मूला को याद रखना. और अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज़ द फोर्थ ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू बोहर रेडियस, तो फोर्थ ऑर्बिट बोल रहा है तो यानी n इक्वल टू 4 कर लिखोगे इस फॉर्मूले में. 4 का स्क्वायर करोगे, a नॉट की वैल्यू जो ऑलरेडी मेजर्ड है आप उसको लिखोगे और आपको इस तरह से आंसर मिलेगा. So the radius of first orbit of hydrogen equal to 52.9 picometer, that is called as Bohr's radius. Next, the orbit energy. Orbit की energy आप कैसे describe करोगे, इसका फॉर्मूला अलग है. E नॉट E सबस्क्रिप्ट n इक्वल टू माइनस RH 1 अपॉन n स्क्वायर. RH की जो वैल्यू है दैट इज गिवन 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल. और n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दैट डिनोट्स द मेन एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिटल. सो द नेक्स्ट एजम्पशन फॉर बोहर एटॉमिक मॉडल इज़ कि आप जो है एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर सकते हो ड्यूरिंग ट्रांजिशन. ट्रांजिशन मतलब आप कह सकते हो कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में आना, दैट इज़ द ट्रांजिशन, संक्रमण. तो उसके लिए आपको पता है कि डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1. E2 इज़ द फाइनल स्टेट एंड E1 इज़ द इनिशियल स्टेट. सपोज आप ये देखो E2 आप सपोज मान लो कि n इक्वल टू 2 है और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, n इक्वल टू 1 में, तो दैट इज द E2 माइनस E1. तो डेल्टा E इज डिनोटेड बाय h न्यू. h इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी. तो अब यहाँ से आप जब म्यू की वैल्यू निकालोगे तो दैट विल बी डेल्टा E अपॉन h. सो म्यू इक्वल टू डेल्टा E आपने ऑलरेडी पता है क्योंकि दो डिफरेंट एनर्जी लेवल के लिए, सो दैट विल बी E2 माइनस E1 अपॉन h. सो इस फॉर्मूले से आप बोहर्स की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, ऑर्बिट की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो. इट इज़ ऑल्सो नोन एज बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल. तो इसमें जो है बेसिकली आप देखोगे कि बोहर्स ने डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स दिए, किस तरीके से आप रेडियस मेजर करोगे, किस तरीके से आप ट्रांजिशन मेजर करोगे, किस तरीके से आप एनर्जी मेजर करोगे. तो डिफरेंट इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट दिया. तो आप ये देख सकते हो कि जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू एच न्यू, दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में. Next point, it is very important. The electrons revolve only in those orbits in which its angular momentum is equal to h by 2 pi or its whole number multiple. इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है दैट इज h अपॉन 2 पाई और इट्स होल नंबर मल्टीपल. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है. ये आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम आप कह सकते हो कि कोई बॉडी अगर है वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड एक्सिस के अराउंड रोटेट करे, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम. बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है कि कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल है वो पर्टिकुलर कोई भी स्पेसिफिक एक्सिस के अराउंड जो है वो अगर सर्कुलर मोशन करेगा दैट विल जनरेट एंगुलर मोमेंटम. सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू m सबस्क्रिप्ट E इंटू V इंटू R. ओके, सो यहाँ पे m क्या है, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. m सबस्क्रिप्ट E इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का मास है. v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की. स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू n इंटू h अपॉन 2 पाई. आपने ये पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, n इंटू
h/2 पाई। h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट और आपने पढ़ा है कि पाई क्या है, इट इज़ 3.14 और 22.7। n जो है वो 1, 2, 3 या कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, उसका आप एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो बाय द फॉर्मूला mvr इक्वल टू n इंटू h/2 पाई। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। आप जो भी पढ़ो उसको आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो। आपके सिलेबस में बोहर्स एटॉमिक मॉडल ही है, लेकिन बाकी मैंने सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज के लिए बताया है, ताकि अगर आप कुछ भी तैयारी करो तो वो आपके लिए फ्रूटफुल हो। सो कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो में उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।